हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। तो जिस तरह के आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम न्यूज़ वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ स्टॉक्स के बारे में। तो आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास 24 तारीख है, सैटरडे का दिन है, और हम आपके सामने एक वीडियो के साथ हाजिर हैं। एंग्लो पॉलीमर केमिकल्स लिमिटेड के बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे, साथ हम देखेंगे कि इसने क्या डिविडेंड अनाउंस किया है और इसकी क्या फ्यूचर प्रोडिक्शन हो सकती है और इसको क्या दुश्वारियां पेश आ रही हैं अपने बिजनेस को चलाने में। जिस तरह के आप जानते हैं कि आपके भाई ने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं कि यहाँ पे मैंने एक ईपीसीएल के बारे में वीडियो भी बनाई थी, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने डिस्कस किया था, इस पे डेप्थ्स आ रहे हैं और इस तरह की कुछ चीजें मैंने डिस्कस की थी ईपीएसएल के बारे में। हम्म तो यहाँ पे ये ईपीसीएल का डेप्थ के बारे में हमने डिस्कस किया था, सारी इसकी फ्यूचर की एनालिसिस की थी कि इसको क्या मुश्किलात आ रही हैं गैस की प्राइसेस में और इस तरह की प्राइसेस में। तो हमने वो चीज़ें देख ली। अब हम देख रहे हैं कि ईपीसीएल को अब लेटेस्ट न्यूज़ क्या है ईपीसीएल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईपीसीएल ने क्या अनाउंस किया है। तो अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो ईपीसीएल ने कैश डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसके में हमने उसने दो तरह के डिविडेंड्स दिए हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए, एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उसमें हम नहीं आते, ठीक है, तो उनके लिए कम डिविडेंड है, मतलब 0.67 पर शेयर, ठीक है। और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जिसमें हम आते हैं उनके लिए ₹1 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया है। और अगर यहाँ पे देखें तो हमें अब मैं बताता हूँ आपको ये डिविडेंड इसने ये इतना कम अनाउंस क्यों किया। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ₹1 इसका डिविडेंड कोई इतना मतलब वो नहीं है। इसके लिए मामूली सी बात है, क्योंकि पहले भी इतना देता रहता है, हमें अप्रैल में भी इसने इतना दिया, फिर इसने 1.5 रुपीज पर शेयर दिया, तो इतना इतना डिविडेंड देता रहता है। तो इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है कि इस दफा ही इसने ये डिविडेंड दिया है। तो अगर इसकी देखें हम प्राइस, तो प्राइस ये वन डे, मतलब इसकी लोएस्ट वन डे था 43, डिविडेंड अनाउंस होने के बाद ये 44 तक गया है, ठीक है। और ईयर टू डेट भी देखें तो इसका कम है, 3 ईयर्स में देखें तो इसका इतनी ही प्राइस रेंज में घूमता रहता है, ठीक है। अब इसमें कंपनी जिस तरह के बताया कि हमारे पास पीवीसी बनाती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड मोनोमर बनाती है पीवीसी, और वीसीएम और कॉस्टिक सोडा वगैरह केमिकल्स बनाती है, जो कि एक मेजोरिटी शेयर लेती है पूरी मार्केट में ईपीसीएल इन चीजों को बनाने में, ठीक है। तो ये एक चीज हम देख लेते हैं, हमें पता है ये चीजें बनाती है, ठीक है। दूसरी चीज ये होगी कि हम यहाँ पे अब इसकी स्टेटमेंट्स में अगर गौर से देखें तो ये अगर हम देखें तो इसका रेवेन्यू जो है ना 81 है यहाँ पे, और यहाँ पे 82 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। अब रेवेन्यू थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन उसकी कंपेरेटिवली अगर हम देखें कॉस्ट, तो कॉस्ट भी इंक्रीज हुई है। अब कॉस्ट क्यों इंक्रीज हुई है, इसके जो रॉ मटेरियल है जिसके थ्रू ये चीजें बनाता है ना, तो उसकी कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है। अब वो आपको आगे मैं उनकी स्टेटमेंट, उन्होंने जो अपनी प्रेजेंटेशन दी है उनमें भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो आगे नाल टैक्सेशन भी लगा लोगों के, तो इनके पास प्रॉफिट जो है ना बहुत कम मिला है। अगर हम यहाँ पे देखें ना तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग एक्सपेंसेस में भी इस दफा ज्यादा पैसे लगे हैं, ठीक है। और अदर इनकम से बेसिस को थोड़े से ज्यादा पैसे हैं, जिसमें थोड़ा बहुत उन्होंने कवर कर लिया, जिसकी वजह से ईपीएस में, तो ईपीएस इस हाल पे पहुंची है, मतलब कि अगर ये भी ना होता तो ईपीएस इससे भी कम होती। तो ईपीएस हमारे पास, ईपीएस में हमारे पास डिक्लाइन आया है तकरीबन 9.45। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लें तो डिक्लाइन कितना आया है, तो हम यहाँ पे 12.39 को माइनस कर देते हैं 9.45 से, तो 2.94 का डिक्लाइन आया है बेसिक में, और डाइल्यूटेड में रिस्पेक्टिवली देख लेंगे हम, ठीक है। तो डिक्लाइन क्यों आया है, अब वो उसकी जड़ को पता करते हैं। अब ईपीसीएल ने अपने अदर्स में अगर आप जाएंगे तो इन्होंने यहाँ पे एक एनालिस्ट ब्रीफ प्रेजेंटेशन फॉर Q4 2023 दी है, जो कि अपलोड की है February 14 को, ठीक है। अगर हम उसको गौर से देखें तो ये मैं इसी पे गो थ्रू कर रहा था। अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने की हाईलाइट्स जो कि पॉजिटिव हाईलाइट है, उन्होंने ये किया इजी एंड एलसी स्टेबिलिटी, ये मिस कराते हैं। अब जो दूसरी या नेगेटिव है जो बिजनेस के लिए, वो ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज होता जा रहा है इनके लिए, जो कि मैंने आपको कुछ महीने पहले भी बताया था ईपीसीएल की प्रेजेंटेशन में। अभी जो मैंने आपको बताया था, जब ये मैंने वीडियो अपलोड की थी दिसंबर 6 2023 को, एक महीने पहले, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये प्रेजेंटेशन अगर आप वो से देखने जाके, तो उसमें आपको पता लगेगा कि इनको इन्फ्लेशन की वजह से कितने प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट की बात की है तो
की जाए तो आप देखें, अगर ये पीवीसी बेचता है ना तो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड होनी चाहिए ना। अगर ये पहले $100 का पीवीसी बेच रहा था और अब इसकी $95 का पीवीसी अब इसको बेचना पड़ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम हो गए हैं और डिमांड कम हो गई है और सप्लाई ज्यादा हो गई है, तो जाहिर सी बात है उसको अब सस्ता बेचना पड़ेगा ना, तो इसके में इसका ग्रॉस मार्जिन कम आएगा। तो अगर यहाँ पे हम गौर से देखें तो जो 2020 थ्रू है मैंने, तो उसकी कितना स्पाइक हाई था उसकी प्राइसेस में, और अगर यहाँ पे हम जाके देखें तो 2022 में इसने अच्छा खासा डिविडेंड दिया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डिविडेंड्स की देखें तो उसने 2023 के मुकाबले कितना अच्छा डिविडेंड दिए हुए हैं, जिसका मतलब जाहिर सी बात है ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी ज्यादा प्रॉफिट बढ़ाएगी तो ज्यादा डिविडेंड भी देगी। तो अब देखें आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइंस, मतलब कि 2023 में एक ही रेंज में घूम रहा है ना, कोई स्पाइक आ रहा है ना कोई पीवीसी की प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये इन्होंने मेंशन किया कि ओवर सप्लाई है यहाँ पे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यूएसडी पर टन के हिसाब से जब बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी तो ही इस कंपनी को प्रॉफिट होगा ना। इसी तरह इसने यहाँ पे मेंशन किया है इस पीवीसी इथाइल कोड डेल्टा के बारे में। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसने कहा इन 2024 वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवर सप्लाई एंड वीक डिमांड, डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। आपको पता है डिमांड, जो हर मार्केट है, हर बिजनेस डिमांड और सप्लाई पे काम करता है, कि डिमांड कम ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो मार्केट में उसकी प्राइस ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब ये वो कह रहे हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। अब प्राइस स्टेबिलिटी क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो इंटरनेशनल पीवीसी की प्राइसेस हैं और पीवीसी थाइल क्लोराइड डेल्टा की प्राइसेस हैं, ये एक ही सिम्त में घूमती रहेंगी, मतलब ये एक स्टैटिक लाइन में घूम रही है ना, तो ये उसी लाइन में घूमती रहेंगी। तो वो कह रहे हैं कि बट नैरोअर प्रोड्यूसर मार्जिन के जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए मार्जिन हो सकता है कि नैरो मजीद बचे इसमें से, और लिमिटेड प्राइस कट्स। ठीक है, उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, नियर टर्म मार्केट फॉर्मुलास एंटिसिपेटेड ड्यू टू हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, वो कह रहे हैं कि एंटिसिपेट हम ये कर सकते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट मजीद बढ़ेगी। ठीक है, फ्यूल्ड बाय इथाइलिन प्राइसेस हाइक, इथाइलिन की प्राइस हाइक की वजह से। ठीक है, इथाइलिन में भी कोई ऐसा केमिकल हो जो पीवीसी बनाने के लिए काम आता हो, तो उसमें इसकी प्राइस हाइक की वजह से वो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, वो इसलिए ये मेरे ख्याल से कह रहे हैं थाईलैंड प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज। अब वो कह रहे हैं कि उनकी थाईलैंड की प्राइसेस को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये राइज हो। ठीक है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से इनको पीवीसी बनाने में कोई ज्यादा कॉस्ट लगेगी, तो इस तरह का सीन होगा कोई। और उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन इन रेड सी कुड फर्दर टाइटन सप्लाई, वो कह रहे हैं कि सप्लाई और कम हो सकती है। ठीक है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से सप्लाई कम हो सकती है, ऑफरिंग एडिशनल सपोर्ट फॉर प्राइस इंक्रीज। जो कह रहे हैं वो ये एक चीज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस रेड सी में जो हो रही हैं उसकी वजह से कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सप्लाई कम हो जाए, और जब सप्लाई कम होगी जैसी बार डिमांड बढ़ेगी, और वो कह रहे हैं कि विच कुड बी अ सपोर्ट फॉर प्राइस इंक्रीज, जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हो सकता है और सेकंड हाफ में पोटेंशियल गुड मार्जिन उनको मिल सकते हैं। तो ये एक चीज होगी। अब विनाइल ओवरव्यू के उन्होंने यहाँ पे देखा है कि विनाइल ओवरव्यू के बारे में उन्होंने सेल्स वॉल्यूम्स के बारे में बात की है। अब सेल्स वॉल्यूम्स देखें ना कि 2021 2020 में कितने सेल्स वॉल्यूम लग रहे थे, लेकिन इस दफा इनके इतने कोई सेल्स वॉल्यूम खास नहीं लग रहे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2022 एक अच्छा ईयर रहा था, अगर उसके कंपैरेटिवली हमें उस जैसे डिविडेंड चाहिए तो इनको चारों क्वार्टर में इसका सम जो होगा, इन तीनों का सम, वो इसके बराबर होना चाहिए, और अभी तक इनका सम 50-50-100 और ये तकरीबन 160 के करीब इनका सम बन रहा है। तो 160 कंपैरिजन 240, तो इतना, अब अगर मे बी 60 का लगा ले तो ये 200 के करीब भी नहीं जाता। तो हो सकता है कि हमें मजीद थोड़े कम डिविडेंड्स एक्सपेक्ट हो, लेकिन अनटिल और अनलेस कि अगर ये चीज़ें सेटिस्फाई हो जाए, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाए, तो सप्लाई कम हो जाए, डिमांड बढ़ जाए, तो फिर हो सकता है कि इंक्रीज आए। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे कुछ लुकिंग फॉरवर्ड में हम देख लेते हैं कि की फोकस ऑन इंश्योरिंग सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस। वो कह रहे हैं कि हम फोकस कर रहे हैं कि सस्टेनेबल ऑपरेशंस हम करें अपनी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा वो कह रहे हैं गैस अवेलेबिलिटी, ब्लेंडेड गैस रेट्स एंड कंटिन्यूड इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विल अफेक्ट मार्जिन्स। कि वो ये भी कह रहे हैं कि अगर तो हमारे पास गैस की अवेलेबिलिटी में कोई इशू हुआ या ब्लेंडेड गैस के रेट्स में कोई इंक्रीज या डिक्रीज, कोई भी इंक्रीज आया, तो उसकी वजह से उनके कॉस्ट पे, उनके बिजनेस की कॉस्ट पे इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से उनके डिविडेंड यहाँ पे शेयर होल्डर्स को भी मार्जिन में कोई उनकी ईपीएस भी नीचे आ सकती है और मार्जिन इफेक्ट हो सकते हैं। तो विल कंटिन्यू टू सपोर्ट द मार्केट ड्यूरिंग टफ टाइम्स। ठीक है, तो उन्होंने अपने, मतलब जाहिर सी बात है आखिर में उन्होंने अपना तो बताना ही है कि हम वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी कि इंटरनेशनल मार्केट में पीवीसी की डिमांड नहीं बढ़ेगी, तब तक ये ईपीसीएल
की जो अर्निंग पर शेयर है वो गिरती ही रहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बाहर डिमांड नहीं है, ये बाहर ही अब एक्सपोर्ट करता है और मोस्टली पाकिस्तान में भी जब डिमांड नहीं है तो फिर जितने मर्जी का बेच लो, फिर आप सस्ता सस्ता बेच लो, ठीक है, तो वो फिर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जाहिर सी बात है उस हिसाब से कम होगी। तो ये एक ओवरव्यू था कि आपको अब देखें आपने क्या करना है। आपने ईपीसीएल एक अच्छी कंपनी है, आपने ईपीसीएल में थोड़े बहुत इसको शेयर्स रख के जरूर रखने हैं, ठीक है, क्योंकि और मैंने आपको बता दिया सारी चीजें इस चीज पे डिपेंड करती है कि इंटरनेशनल पीवीसी की प्राइसेस क्या चल रही हैं। तो सारी चीजें इस चीज पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, ईपीसीएल का सारा बिजनेस इस चीज पे डिपेंड करता है। अब ये इसकी प्राइसेस जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज होंगी और गैस की प्राइसेस हमें एक सस्टेनेबल जो कि इन्फ्लेशन की वजह से उसका इफेक्ट ना हो, तो अगर गैस की प्राइसेस को, तो ही हम देख सकते हैं कि ईपीसीएल की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। तो ये था छोटी सी प्रेजेंटेशन जिसमें मैं कोशिश की थी आपको समझाऊं कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्यों डिक्रीज हुई है, इसने इतना कम डिविडेंड क्यों दिया है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोग इस तरह के चाह रहे हैं कि वीडियोस बनाऊं, तो वैसे मैं भी 2 वीडियोस बनाता हूँ हफ्ते में, 2 या 3 मैक्सिमम। अगर आप इस तरह के रिस्पॉन्स कमेंट्स करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, तो शायद मैं मजीद भी वीडियोस हर दिन में एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। अगर आप ये चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं, तो फिर ही कुछ कर सकते हैं हम इसके बारे में। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।